जोजो टीवी। व्यापारी और उसका बेटा श्यामू। राजकुमार नाम का व्यापारी अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। एक दिन वो अपने बेटे को 5 रुपए देता है। बेटा और कुछ ना खरीदते हुए एक किताब बाजार से खरीद कर ले आता है। श्यामू के हाथ में किताब देकर जब राजकुमार पूछता है कि इस किताब में क्या लिखा है, तो श्यामू कहता है, पिताजी, इसमें बस एक ही बात लिखी है, बार बार बस एक ही बात। हाँ, एक ही बात? क्या लिखा है? पिताजी, इसमें लिखा है जो हमारे हक का है, जो हमारे भाग्य का है, वो हमें जरूर मिलता है। क्या कहा? मैंने तुझे 5 रुपए कमा कर दिए और तूने सारे पैसे इस किताब में खर्च दिए, वो भी सिर्फ इतनी सी बात के लिए। हाँ, तू तो बहुत ही नालायक हो गया है रे। राजकुमार अपने बेटे पर बहुत नाराज होता है। उसका गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। श्यामू हैरान था कि इतनी सी बात पर उसके पिता को इतना गुस्सा क्यों आ गया। श्यामू नाराज होकर घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई पड़ती है जो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। श्यामू को अपने पीछे खड़ा पाकर वो सोचती है कि उसका प्रेमी पीछे खड़ा है। तुम आ गए। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो श्यामू को देखकर कहती है, तुम कौन हो? मैं तो अपने मित्र का इंतजार कर रही थी। चले जाओ यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया। श्यामू उसे देखकर कहता है, जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। श्यामू की बात उस लड़की को जरा भी पसंद नहीं आती। वो अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसके प्रेमी से उसकी शादी तय हो जाती है। लेकिन पंडाल में जहाँ सब लोग खाना खा रहे थे, अचानक एक जंगली हाथी आ जाता है जो सारा खाना खराब कर देता है। मंडप के ऊपर चढ़ जाता है। यह देखकर वहाँ पर बैठा दूल्हा जो लड़की का प्रेमी था वहाँ से धूम दबाकर भाग जाता है। पास ही से श्यामू गुजर रहा था। श्यामू ने हाथी को जैसे तैसे प्यार से समझाया। उसकी शक्ति और बल देखकर लड़की ने उसे धन्यवाद कहा। तो श्यामू ने कहा, जो तुम्हारे भाग्य में है तुम्हें जरूर मिलेगा। उसे देखते ही लड़की को ख्याल आया कि ये लड़का तो वही है जो उसे कुछ दिन पहले मिला था। उसे अपनी गलती पर एहसास हुआ। जिस प्रेमी से वो प्यार करती थी वो तो उसे मुसीबत में छोड़कर चला गया और श्यामू ने अपनी शक्ति समझदारी से उसका साथ दिया। लड़की ने अपने पिता से बात की और श्यामू से शादी कर ली। तब श्यामू मुस्कुराते हुए कहता है, जो हमारे भाग्य में है हमें जरूर मिलता है। और वो खुशी खुशी अपने घर लौटा तो उसके माता पिता ने जोर शोर से उसका स्वागत किया और खुशी खुशी रहने लगे। एक बहुत ही भूखा मुर्गा जिसका नाम टूटू था पूरे जंगल में खाने की तलाश कर रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए उसके आसपास कुछ भी नहीं था। उसने पूरा जंगल छान मारा। वो अपनी चोंच से जगह जगह पर खोदने लगा और खाने की तलाश करने लगा। बहुत भूख लगी है, आज तो कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा। कल भी बहुत कम खाना खाया था। हे भगवान, और भूखा नहीं रहा जाता, कुछ खाने को चाहिए। बहुत भूख लगी है। ओहो, अब तो चला भी नहीं जा रहा, इतनी तेज धूप है। मुर्गा जब अपनी चोंच से खोद रहा था तो कुछ अचानक से चमकने लगा। अरे, इतनी तेज धूप है कि पत्थर भी सोने की तरह चमक रहा है शायद। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वहाँ पर दबा हुआ खजाना था, जहाँ सोने के सिक्के, जवाहरात और बहुत सारे गहने थे। ये क्या, इतना सारा खजाना? जरूर किसी ने दबाया है। ये किसी राजा महाराजा का हो सकता है। वाह! मुर्गा खजाना देखता ही रह जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे इतना सारा खजाना मिल गया, लेकिन ये मेरे किस काम का? मुझे तो भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। आज एक बात तो समझ में आ गई कि पैसा, धन, जवाहरात जिसके पीछे दुनिया भागती है, अगर उन्होंने ये देख लिया तो इसके पीछे भी भागेंगे। लेकिन मुझे तो भूख लगी है। काश भगवान इसकी जगह अच्छे अच्छे पकवान होते, फल होते, सब्जियां होती, मिठाइयाँ होती।
तो मैं मजे से खाता और आराम करता। अब ये जेवर मेरे किसी काम के नहीं, तो मैं इन्हें यहीं छोड़ देता हूँ और खाना तलाश करता हूँ। मुर्गा आगे बढ़ जाता है और सारा खजाना वहीं छोड़ देता है। आगे बढ़ने के बाद उसे एक बड़ा सा लाल रंग का सेब दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। सेब उठाकर मुर्गा मजे से खाने लगता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। आज मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है। धन दौलत ये सब धरा रह जाता है, मगर पेट की भूख के आगे इन सब की क्या मजाल। भाई ये सेब दुनिया का सबसे मीठा और बेहतरीन सेब है। इसे खाकर मेरा पेट भी भर गया और मुझे बहुत बड़ा सबक भी मिल गया। ऊंट गाड़ी। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का था। उसने व्यापार करने के लिए 2 ऊंट खरीदे। उन ऊँटों का नाम रखा टोलू और मोलू। उसने सोचा कि मैं इन ऊँटों की सहायता से व्यापार करूंगा। वो उन ऊँटों को एक खिलौने के व्यापारी के पास ले गया, जो खिलौनों का व्यापार एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए करता था। मोहन ने व्यापारी से कहा, भाई साहब, मैंने ये 2 ऊँट खरीदे थे। ऊँट गाड़ी बनाई है। अगर आप कुछ माल देकर काम शुरू करवा दें तो बहुत आभारी रहूंगा। अरे भाई, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे खिलौने खराब नहीं होने चाहिए। ये ऊँट खींच तो लेंगे ना भार। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं खिलौने खराब नहीं होने दूंगा। व्यापारी खिलौनों का सारा माल ऊँट गाड़ी में रखवा देता है। चलो मेरे टोलू मोलू, श्री गणेश करते हैं और माल लेकर इसे सुरक्षित सही जगह पहुंचा देते हैं। मोहन माल से भरी ऊँट की गाड़ी लेकर चल देता है। इतने में टोलू मोलू से कहता है, अरे मोलू, माल कुछ ज्यादा हो गया है। अगर रास्ता कहीं खराब मिला तो हम इस गाड़ी को खींच नहीं पाएंगे। मुझे तो डर लग रहा है। क्या जब देखो उल्टा सोचता रहता है? शुभ शुभ सोच, जैसा सोचेगा वैसा ही होगा। मैं तो तुझे हमेशा ही गलत लगता हूँ। तू मेरी सुनता ही कब है? भाई, मैं तो भगवान का नाम लेकर एक कदम रखूंगा। राम राम राम। कुछ देर चलने के बाद मोहन को लगता है कि ऊँटों को आराम कर लेना चाहिए। वो उन्हें आराम करने के लिए बिठाता है। आराम करते ही जैसे ही वो चलने लगते हैं, टोलू फिर कहता है, देख भाई, मैं पहले ही कह रहा था, अब फिर कहता हूँ, गाड़ी पर वजन बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर बाद रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा आ जाता है। ऊँट गाड़ी के पहिए गड्ढे में फंस जाते हैं। मोहन घबरा जाता है और बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर गाड़ी पलट गई तो बहुत नुकसान होगा। तभी टोलू कहता है, मालिक, आप घबराओ नहीं, हम धीरे धीरे आगे खींच लेंगे और आप पीछे से धक्का मारिए। घबराइए नहीं, राम का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मोहन धीरे धीरे धक्का लगाता है। तीनों मिलकर ऊँट गाड़ी को खींचते हैं और गाड़ी आराम से गड्ढे से बाहर आ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, राम से बड़ा नाम कोई नहीं। सब काम बन जाते हैं। बस फिर क्या था, तीनों अपने रास्ते पर निकल चलते हैं और सबका मूड अच्छा हो जाता है। अबाबिल नाम का एक आजाद पक्षी था, जिसे अपने पंखों पर बहुत गुरूर था। वो हमेशा अपने पंखों को हिलाकर सभी को उनकी चमक दिखाया करता और उस पर बहुत घमंड करता। एक दिन एक कौवे को देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले काले पंख, ओह, मुझे तो देखकर ही कुछ होता है। मेरे पंख तो देखो, सुबह शाम इनकी तारीफें सुन सुन कर मैं तो परेशान हो जाता हूँ। देखते नहीं, धूप में भी चमकते हैं। सारा दिन खिला खिला चेहरा रहता है। इनका रंग इतना खूबसूरत है कि कोई भी आसपास से गुजरे तो मुझे देखते ही रुक जाता है और निहारने लगता है। मुझे तो डर है कहीं मुझे नजर ना लग जाए। और तुम्हें देखकर तो लगता है कि पूरे के पूरे काले हो, कहाँ से नजर लगेगी? क्या तुम अपना थोड़ा सा कालापन मुझे दे सकते हो, जिससे मेरे खूबसूरत पंखों को नजर ना लगे? कौवा आजाद पक्षी की बातें सुनकर चिढ़ने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय वो चुपचाप उसकी बातों को सुनकर अपने गुस्से को पीने लगता है।
लेकिन आजाद पक्षी चुप होने का नाम ही नहीं लेता। वो अपने घमंड में इतना चूर था कि लगातार वो कौवे की बेइज्जती करता रहता है। अब कौवे ने ठान ली थी कि वो उसे जवाब देकर रहेगा। तो कौवे ने कहा, जानता हूँ तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे ये पंख वाकई कितनी भी तारीफ कर लो कम हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या गर्मियों के अलावा सर्दियों में भी तुम्हारे ये पंख तुम्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं? क्या पूछ रहे हो? ऐसा तो नहीं है। सर्दियों में तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, तुम तो जानते हो। हाँ, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मेरे पंख देखने में बिल्कुल बेकार हैं, 12 महीने काले ही रहते हैं, लेकिन मुझे इन पर नाज है क्योंकि ये मुझे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें सुरक्षा देते हैं। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये मेरे साथ हमेशा हैं। इसीलिए मुझे अपने पंख बहुत पसंद हैं। ये अच्छी बात है कि तुम्हें भगवान ने सुंदर पंख दिए हैं, लेकिन आजाद पक्षी इतना घमंड, इतना गुरूर अच्छी बात नहीं। इन्हें संभाल के रखो, अगले महीने से सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। आजाद पक्षी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है।